वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होता है आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी का सेगमेंट हम लोग कर रहे होते हैं और प्रॉपर्टी के सेगमेंट के अंदर हम बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट प्रॉपर्टी और बहुत सारी ऐसी डीलिंग्स की बातें कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके साथ कैसे डीलिंग्स करनी चाहिए और स्टेट का काम क्या होता है, स्टेट एजेंसी से किस तरीके से आप लोगों को काम लेना और साथ ही साथ अगर कोई नया प्रोजेक्ट भी मुतारिफ हो रहा होता है तो वो भी हम प्रोग्राम के थ्रू आउट आप लोगों को बता रहे होते हैं क्योंकि वो आपके फ़ायदे की चीज़ होती है और आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी तरीके से कल हमने जो प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था वो इस्लामाबाद के अंदर एक प्लॉटिंग जो शुरू हो रही है स्कीम, उस हवाले से हमने डिस्कस किया था कि किंगडम वैली उसका नाम है और वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइजेस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 लाख रुपए की रकम के ऊपर जो है वो आपको पोजीशन मिल रही है प्लॉट की और सारी आपको प्लॉटिंग मिल रही है और वहाँ पर जो है एक अलग अलग स्कीम्स है, अलग अलग प्लान्स हैं। उस प्लान्स को थ्रू आउट जो है मद्देनजर रखते हुए सारा काम किया जाएगा। वो प्लान्स क्या है आज उस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्कीम जो है वो ये लेकर आए हम लोग। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है शबीर अहमद साहब जो कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इस्तांबुल टावर के ओनर हैं और कराची टाइम के होस्ट भी हैं। वेलकम करूँगी शो के अंदर। शबीर भाई, हम कल भी बात कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर जो प्लॉटिंग स्कीम आपने मुतारिफ करवाई थी कि ये बड़ी अच्छी स्कीम जो है वो लोगों के लिए आ रही है और बड़ी जो है चीप प्राइजेस में, यानी आसान जो है कहते हैं ना, एक साथ भी उसके आसान है और जो है रकम भी बहुत ज़्यादा जो है हाई नहीं है, बहुत नॉर्मल रकम है तो इजीली जो है लोग ले सकते हैं। तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा ये करेक्शन है कि इसके रेट जो है ना वो है 12 लाख रुपए के। ओके। और इस पे अभी डाउन पेमेंट देनी है और बाकी 14 मंथ की जो है वो इंस्टॉलमेंट है जिसमें ये पेमेंट सारी करनी है। और इस वक्त आप ये देखें कि कराची में आपको इन रेटों में जो है प्रॉपर्टी मुश्किल है मिलना। वहाँ ज़मीन जो है वो सस्ती मिल जाती है तो इसलिए बिल्डर्स को आसानी होती है। और फिर ये है कि जब ये इन रेटों में अगर वो प्लॉट लेता है तो जब 40 मंथ के बाद वो जब अपनी पोजीशन पे आएगा तो डेवलपमेंट चार्जेस लेके उसको पोजीशन दी जाएगी तो उसके रेट उस वक्त वो नहीं होंगे जो इस वक्त हैं। ये इस वक्त जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25 से 30 लाख रुपए का रेट उसका हो जाएगा, यानी 2 गुना या 3 गुना रेट बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद तो जो है वो कैपिटल ऐसा है कि इस वक्त आप ये देखें कि काफ़ी वहाँ पर सोसाइटियाँ बन रही हैं। बहुत लोग कराची से भी वहाँ जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं क्योंकि रेट जो है वो कम है। कराची जो है इस वक्त कम से कम कोई प्लॉट लेने जाए तो 40 से 45 लाख रुपए कम से कम रेट है और उसमें भी जो है ना आपको जो है वो फ़ौरन पेमेंट देनी है और कब्ज़ा आपका तैयार तो है लेकिन आपको कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं मिलता। इसमें यह है कि एक आदमी समझो कि अपनी एक बीसी भरता है तो वो बीसी के स्टाइल में जो है ना वो उसको ये प्लॉटिंग दी जा रही है। रेट भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है, मुनासिब रेट है, यानी अपने अगर वो रेंट पे भी रहता है तो थोड़ा बहुत रेंट बचा के वो वहाँ पर इंस्टॉलमेंट देता है तो उसका अपना प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, तो ये तमाम आपने चीज़ें तो बताई हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मंजूर शुदा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। और अगर हम फाइल की बात करें हमारी रियल एस्टेट इसको जो है डील कर रही है जिस पे जो हमारी कंपनी साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डील कर रही है। जी। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में टीजे बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट है, वो इसको डील कर रही है। मुख्तलिफ रियल एस्टेट हैं इसको डील कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटी आई हुई है, एक प्लॉट की एक जो है मखसूस तादाद उन्होंने हमें दी है तो वो हम उसे अलाउट कर रहे हैं उसको। तो इसके अंदर कितने मरले के प्लॉट हैं? इसमें 120 स्क्वायर यार्ड और 7 मरला 10 मरला इस तरह अभी तो फिलहाल यहाँ तक ही अनाउंस हुआ है। उसके बाद कमर्शियल वगैरह जो अनाउंस होगा तो फिर वो हम बताएंगे। अच्छा, तो शबीर भाई लोकेशन कैसी है? क्यों आपने खुद भी विजिट किया होगा, आपने देखा होगा, तो लोगों को बताएं लोकेशन कैसी है, वहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है? इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट के करीब ही है और उस वक्त वहाँ पर जो मार्केट है कोई भी प्लॉटिंग कोई भी अगर सोसाइटी अनाउंस होती है तो उसके दिनों में रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो यही पोजीशन इसकी जो फर्स्ट बुकिंग हुई थी वो 9 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी जो प्रीवियस बुकिंग थी। अब जो है ये 12 लाख रुपए पे आ चुकी है। ये विद इन
कोई महीने 1.5 महीने के अंदर इसके रेट आ गए। अच्छा। तो नए रेट कंपनी ने लॉन्च किए 12 से 13 लाख रुपए के। अच्छा, इससे पहले क्या रेट थे? इससे पहले 9 लाख रुपए के थे। मतलब एकदम से 3 लाख रुपए का जंप लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सोसाइटी के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम कटिंग किस सूरत पे हुई है? क्योंकि अगर हम देखें तो प्लान्स जब आ रहे होते हैं तो डिफरेंट जो है मरले के हिसाब से आ रहे होते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहे होते हैं, तो हर स्क्वायर फीट के अलग रेट जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। देखिए जो स्क्वायर यार्ड होता है, जैसे अभी सिंध के अंदर ज़मीन अगर कोई सेल होती है तो वहाँ पर वो स्क्वायर फुट से बेचते हैं ज़मीन को, और यहाँ पर इस्लामाबाद में मरले का हिसाब होता है, तो मरले के हिसाब से बेचते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बेचते हैं। हर सिटी का अपना अपना एक स्टाइल है बेचने का, लेकिन बेसिकली प्रॉपर जो इसकी पोजीशन है ना प्लॉटों की, वो स्क्वायर यार्ड पे ही बेचा जाता है। अच्छा, तो इसमें साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का क्या किरदार सामने आ रहा है? साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कैसे इस तमाम चीज़ों का प्रोसीजर को जो है वो कर रही है? क्योंकि कराची के लोग भी बहुत सारे देख रहे हैं, और कराची के लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपनी ज़मीन लेना चाह रहे हैं, अपना घर वहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, या इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए। तो साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की अगर बात की जाए तो उसका क्या रोल है? देखिए, अगर कोई हमसे प्लॉट की कैपेसिटी ज़्यादा तादाद में लेता है, यानी अगर उसको 10 प्लॉट चाहिए, कोई इन्वेस्टर है, या उसको 15 प्लॉट चाहिए, तो हम उसको फ्री टिकट देंगे और फ्री उसको विज़िट कराएंगे, सारी लोकेशन वगैरह। अच्छा। और इदारों में सब कुछ उसको विज़िट करा के प्रॉपर मुतमईन करेंगे उस पर। अच्छा, मतलब आप फ्री टिकट भी दे रहे हैं और जाके विजिट भी करवाएंगे उसको वहाँ पर, और विजिट कराने के यानी कोई चार्जेस नहीं है? कुछ भी चार्जेस नहीं है, इंसान लगा ले और बल्कि वहाँ उसको जाके घर से लेंगे और घर तक छोड़ देंगे। वाह भाई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि घर से लेकर घर पे छोड़ना और इस्लामाबाद का टूर फ्री में मिलना आप लोगों को। और वहाँ पर जिस तरीके से आप प्लॉटिंग की रेट बता रहे हैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं, और आजकल के दौर में मैंने नहीं देखा कि इतने सस्ते जो है वो प्लॉट कहीं से मिल रहे हों। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि NOC भी उसकी परफेक्ट है और चीज़ें भी उसकी क्लियर हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं शबीर भाई की, अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में घपला भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो कहते हैं ना डिफ़ॉल्टर भी सामने आते हैं, ज़मीनें कुछ और होती हैं, फाइलें कुछ और बनती हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, ऐसा तो है, कराची में भी आपको मिलेगा और आपको इस्लामाबाद में भी ये चीज़ें मिलेंगी। फिर इदारे जो है वो हरकत में आते हैं, और फिर इदारे एक लिस्ट जारी करते हैं कि ये सोसाइटियाँ जो है वो इस वक्त इसकी अप्रूवल नहीं है, इसकी NOC नहीं है, तो फिर उन सोसाइटियों में हम काम नहीं करते। और वैसे भी हम अगर कहीं किसी सोसाइटी का अनाउंस करते हैं तो देखभाल के करते, ऐसे नहीं करते। अच्छा, हाँ, ये तो मैंने हमेशा देखा कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर जो रियल एस्टेट है वो हमेशा तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करके, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है वो काम करती है, और आवाम के लिए कोई ना कोई नई चीज़ मुतारिफ करवा रही होती है। तो आज जो सेगमेंट रखने का मकसद था और ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने का मकसद है वो यही है कि आप लोग को नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो और आप लोग जो है यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जिस तरीके से प्रोसीजर शबीर भाई ने जो है वो अनाउंस किया कि अगर आप लोग को विजिट करने में प्रॉब्लम है तो साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर जो है वो आप लोग की पूरी मदद कर रहा है, आपको विजिट भी करा के दे रहा है, आपको इस्लामाबाद लेकर भी जा रहा है, टिकट भी प्रोवाइड कर रहा है, और वहाँ जाके आप अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखें, अपनी आंखों से वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद जो है बुकिंग कराएं। कराची वाले जितने भी लोग यहाँ पर हमें देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो उसको ग्रैब करना चाहे। अच्छा शबीर भाई, अगर हम साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात करें और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट आया है आपके पास किंगडम वैली के नाम से, जो कि प्लॉटिंग स्कीम है, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है, और प्लॉट के अलावा क्या घरों की भी ऐसी कोई स्कीम आती है? देखिए, घरों की स्कीम जो है ना वो इस वक्त तो फिल वक्त तो कोई ऐसी आई नहीं है। होता ये है कि बसाव का जो है ना, अब नए पाकिस्तान का एक दौड़ा है कि भाई हर आदमी ये कह रहा है कि मैं स्कीम निकाल रहा हूँ नए पाकिस्तान के नाम से। उसमें थोड़ा एक डिफरेंट है, वो अमाउंट इतनी ज़्यादा बताते हैं कि जो इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी अमाउंट होती है वो तो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट बाकी रह जाती है। तो अब तक गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी स्कीम का अभी तक प्रॉपर कोई अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अब ये है कि वो एक भेड़ चाल होती है तो लोगों को मौका मिल जाता है। लोग कहते हैं कि भाई नए पाकिस्तान की तरह हमने स्कीम निकाली है, तो ऐसा होता नहीं है। प्राइवेटली आदमी के लिए मुश्किल होता है। कोई भी स्कीम निकालने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो उसमें यह होता है कि ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट देती है, फिर उस पर काम हो सकता है।
वो एक वेलफेयर की तरह काम होता है। जब भी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने 63 टाउन की स्कीम निकाली, तो बेसिकली वेलफेयर है, वो गवर्नमेंट ने एक वेलफेयर निकाली है, तो एक वेलफेयर का काम किया है पब्लिक के लिए। हालांकि आप 63 टाउन के इस वक्त जिस रेटों में प्लॉट मिल रहे हैं, आपको प्राइवेट सोसाइटी जो बिल्डर बनाता है वो इस रेटों में दे ही नहीं सकता। अच्छा, ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट दे सकती है। प्राइवेटली आदमी अगर करना चाहे तो कोई अगर वेलफेयर इदारा हो, कोई सैलानी का इदारा हो या कोई और इदारा हो, तो वो अपने तौर पे निकाले, तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ मुखैया ज़रात हैं उनसे अमाउंट लेके गरीबों को घर दे, तो वो एक बात बन जाती। लेकिन सिर्फ ऐलान करना और फिर बाद में कुछ और निकलना, तो ये धोखाधड़ी है। तो आपकी नज़र में मेरा पाकिस्तान मेरा घर क्या स्कीम होनी चाहिए? बेसिकली ये जो नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो ये नाम क्यों दिया गया है, और अगर ये नाम दिया गया है तो इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? क्योंकि हुकूमत ने तो अपना प्रोसीजर डिक्लेयर किया है, जो कि हाउसिंग सोसाइटी के फॉर्म में किया है, जो लोगों को मिल भी रहे हैं। तो ये जो दीगर प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं इसी नोयत के तौर पर और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि PM इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है वो हम ये तमाम काम कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट जो फॉर्म दे रही है और गवर्नमेंट जो स्कीम पे चल रही है, तो वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर अभी तक ऐसा कोई सिलसिला नहीं आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी को पोजीशन दी जाए और फिर इसकी इंस्टॉलमेंट बांधी जाए। ये है, ये तो अभी तक कोई सामने चीज नहीं आई। खाली फार्म मिलना मकसद नहीं है ना, अगर उनको प्रॉपर्टी मिले तो फिर बात बनती है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़मीन है, नाकिलास ज़मीनें काफ़ी हैं, और उस ज़मीनों पे जो है वो काफ़ी कब्जे भी हो रहे हैं, लेकिन आंखें बंद हैं, गवर्नमेंट उस पर नहीं देख रही, और वो ज़मीनें ज़ाया हो रही हैं। अरबों रुपए की ज़मीनें जो है वो ज़ाया हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत सारी ज़मीनें, कोई एक जगह नहीं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर देख पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही हाल है। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची के अंदर इतनी सारी ज़मीनें मौजूद हैं जिसकी कोई टेक ओवर ही नहीं की जा रही। गवर्नमेंट अपनी ज़मीन नहीं संभाल पा रही। बिल्कुल, और वहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर लोग कब्जा कर लेते हैं, फिर वो कब्जे के ऊपर तमाम चीज़ें चल रही होती हैं कि उनको हटाएं, ऑपरेशन किया जाता है, फिर उनको मुतबादिल नहीं दिया जाता, तो एक वो कहते हैं ना, बड़ा कंडीशन ख़राब हो जाती है सोसाइटी। असल में जब कब्जा हो रहा होता है उस वक्त आंखें बंद होती हैं, और फिर जब कब्जा हो जाता है और फैमिलियां आ जाती हैं, फिर एक ये नया इशू आ जाता है। फिर कहते हैं कि इनको कहाँ शिफ्ट करें, फिर कोई ना कोई सिलसिला बनाना पड़ता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है। अगर शुरू से ही रोका जाए तो ये चीज़ें ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर शुरू से नज़रसानी की जाए तो ये तमाम चीज़ें हो ही ना। और अगर हम जिस तरीके से आप प्लॉटिंग की बात करें, जो इस्लामाबाद की स्कीम आप लेकर आए हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो उसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, बहुत सारे लोग अभी हमें देख भी रहे होंगे कि बड़ी अच्छी स्कीम है, और जिस तरीके से किंगडम वैली निकली है और उसके अंदर प्लॉटिंग स्कीम जो लेकर आए हैं, उस तमाम सिनेरियो को अगर हम कराची के ऊपर रख के देखें तो पेपर वेरिफिकेशन के हवाले से या दीगर इशूज़ के हवाले से अगर साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है लोगों की कि हम पेपर वेरिफिकेशन करा के देंगे, हम जो है वो तमाम चीज़ें करा के देंगे, तो ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये कौन डील करेगा? देखिए, ये हम तो सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी होगी वो ये होगी कि भाई इदारे ने NOC लिए, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है या नहीं है, यहाँ तक हमारा काम है। फिर हम उसको बिल्डर के हवाले करेंगे। अच्छा। अब कल अगर कोई बिल्डर, मिसाल के तौर पे कि अगर साहिल रियल एस्टेट ने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची और वो प्रॉपर्टी सही है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आगे जाके अगर बिल्डर की नीयत ख़राब हो जाती है तो उसमें रियल एस्टेट एजेंट क्या कर सकता है? ये बात तो ये तो देखें, ये पूरी फुल जिम्मेदारी तो जो है ना वो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट लेगा नहीं। अच्छा। वो सिर्फ इतना देख लेगा कि हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, इसको NOC मिल चुकी है, सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट प्लान और उसकी सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट से नहीं होती है, वो प्राइवेटली तौर पे चलती है, वो फिर उसके ब्याह पे होती है। अब जाहिर सी बात है, एक बिल्डर जब NOC लेगा और ज़मीन उसकी ठीक होगी, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट होगा, तो उसका तो यही इरादा होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करूं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ, अपना नाम बनाओ। वो अपना नाम क्यों खराब करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। जो परमिशन नहीं लेगा गवर्नमेंट से और मंजूर शुदा स्कीम नहीं होगी, तो ये काम उन लोगों के होते हैं कि जो लोगों को परेशान कर देते हैं।
ठीक है, अगर आपकी नज़रिए के मुताबिक मैं बात करूं तो जितने भी सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो यही है कि रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स मुतारिफ हो रहे हैं और डिफरेंट नोयत के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट तर्ज पे बने हुए होते हैं। तो आपकी नज़र में क्या प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि प्लानिंग कुछ और हो रही होती है और अमल कुछ और हो रहा होता है, ये तमाम सिनेरियो जो है वो चल रहा होता है। आपसे ज़रूर जानूंगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी। नाज़रीन देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बातें कर रहे थे कि जो नई नई नोयत के प्रोजेक्ट जो है मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहे हैं उनका तर्ज क्या है, उनकी क्या नोयत है और अगर ये लॉन्च हो रहे हैं तो इनकी क्या प्लानिंग्स हो सकती हैं। जिस तरीके से शबीर भाई मैंने आपसे भी सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो डिफरेंट तर्ज के जो है प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रही हैं इनकी प्लानिंग्स कुछ और होती हैं और जब पोजेशन का वक्त आता है तो पोजेशन के लिए तो इतने साल बीत जाते हैं कि लोग इंतज़ार करते करते शायद उनकी डेथ का टाइम भी आ जाता है। बहुत सारे लोग तो अपनी कहते हैं ना कि अपनी सेविंग्स कर करके इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं और उनको तब भी पोजेशन नहीं मिलती। तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पोजीशन के अंदर जो है ना लेट सवेर होती है, लेकिन जो रिलायबल बिल्डर होते हैं तो वो तो अपने टाइम पे पोजीशन दे देते हैं, ठीक है, पोजीशन। और जो ऐसे होते हैं कि जिनको देनी ही नहीं होती शुरू से तो वो डिले करते हैं, या बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको नुकसान हो रहा होता है प्रोजेक्ट में, उनकी तरफ से भी डिले होता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो नए बिल्डर्स आते हैं मार्केट में ये गलतियां उन्हीं से ही होती हैं, और जो नामवर होते हैं तो उन पे पब्लिक जो वो वैसे भी उनकी प्रोजेक्ट पे टूट पड़ती है लेने के लिए, तो उनके तरफ से तो ऐसे मामलात नहीं होते। 1 आध साल का 2 साल का डिफरेंस ज़रूर पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इनके लिए कोई पॉलिसी मेंटेन की जाती है? क्योंकि जितने भी हम लोग देख रहे होते हैं जब वो बुकिंग करा लेते हैं तो ज़ाहिर है फंस जाते हैं, तो वापस पैसा कैसे रिकवर किया जाए, वापस क्या तमाम सूरत हाल कैसे जो है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि केसेस चलाना तो हल नहीं है कि बिल्डर के ऊपर केस कर दिया जाता है और वो सालों साल केस जो है वो कोर्ट में चलते रहते हैं, उससे आवाम का क्या फ़ायदा है? देखिए, पब्लिक को चाहिए कि वो जो है बिल्डर से एग्रीमेंट करे या उससे पोजीशन जिस वक्त परचेस कर रही है तो अपने कमिटमेंट, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना सारे बयान करे। अगर उस तरीके से वो बिल्डर उसको देता है तो ठीक है, नहीं देता तो ना ले उससे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ले ले। अगर वो ले लेते हैं तो फिर वो समझो कि वो उसके एक रहमो करम पे आ गए कि वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम फंस गए। ठीक है, और अगर किसी बिल्डर की बात की जाए वो अगर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाए मार्केट के अंदर तो एनओसी का क्या प्रोसीजर होता है कि एनओसी में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम टेकिंग होता है और ये तमाम प्रोसीजर चलता कितना लंबा है? देखिए, एनओसीज़ और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जो चीज़ें एनओसीज़ लेनी होती हैं, 17 किस्म की एनओसियाँ होती हैं, वो लेने में वक्त लगता है, साल, सवा साल, 1.5 साल के करीब लग जाता है। उसके बाद ही बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को अनाउंस कर सकता है। इससे पहले अनाउंस करता है तो फिर गवर्नमेंट इदारे जो है ना वो अपनी तरफ से एक राइटिंग भेज देते हैं पब्लिक में कि भाई इन प्रोजेक्ट पे आप बुकिंग ना कराएं, ये अभी इसकी एनओसी फॉर सेल नहीं है। अच्छा। लेकिन पब्लिक को हम देखते हैं फिर भी बुक करा रही होती है। तो फिर कुछ ऐसे तो कहाँ मसला आता है? अवेयरनेस का मसला है, लोगों को पता नहीं है लोगों को। असल में लोग बस कहते हैं कि यार ठीक है, अभी इसको एनओसी नहीं मिली, अभी ले लो, बाद में एनओसी मिल जाएगी। और होता भी यही है, अक्सर देखा गया है कि वो एनओसी आती नहीं है, लोग परचेस कर लेते हैं और कुछ ऐसे बाद उसकी एनओसी सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो मतलब ये रिस्क का गेम होता है कि अगर आ गई तो आपका मतलब कहते हैं ना कि आपका लक लोग अच्छा रिस्क है, लेते हैं, और अगर नहीं आई तो फिर आप फंस गए। वो अमाउंट आवाम असल में रिस्क इसलिए लेती है कि जिस प्रोजेक्ट पे एनओसी नहीं आती है उसके रेट कम मिलते हैं। ये बात है। तो आवाम कहती है कि फिर एक एतमाद हो जाता है बिल्डर के उनके दरमियान। बिल्डर कहता है कि भाई सारी चीज़ें आ जाएगी, आप खरीद लो। अच्छा, गैर कानूनी बात है कि अगर जिस प्रोजेक्ट की एनओसी नहीं आई और उसको अगर कोई ख़रीदने जा रहा है तो वो बेचने वाला जो है वो सज़ा का मुस्तहिक है। मतलब वो ये गैर कानूनी बात है, नहीं बेचना चाहिए। अच्छा। लेकिन आवाम जो है वो मानती नहीं है, आवाम एतमाद करती है क्योंकि रेट कम मिल रहे होते हैं और वो परचेस करती है।
अच्छा, ये सारा सिनेरियो जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनओसी नहीं आती है और इसके बावजूद भी आवाम जो है वो ख़रीद लेती है, और टोटली डिपेंड करता है ये लक के ऊपर कि अगर एनओसी आ गई तो बड़े अच्छे आपके लिए हो जाएगा, और अगर नहीं आई तो वो सारा पैसा डूब जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोग जो है वो इसी तरीके से रिस्क बेसिंग जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बेसिकली जितनी भी परचेजिंग लोग करते हैं वो रिस्क ही लेते हैं प्रॉपर्टी के मामले में। हाँ, ये तो बुकिंग एक के रिस्क मामले ही है, टोटल रिस्क ही है। और वो तकरीबन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 70-60% लोग कामयाब हो जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं उनको। सही। 30% 20% कुछ मसाइल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन 60-70% चीज़ें उनको अवेल हो जाती है, पोजीशन ठीक मिल है। जाती है। और अगर मैं ये सवाल करूं कि एक बिल्डर के साथ रियल एस्टेट का क्या रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि रियल एस्टेट से रब्ता करते हैं, उनके पास ही जो है वो डीलिंग भी हो रही होती है, उन्हीं के पास जो है वो सारा प्रोसीजर भी जा रहा होता है, तो उसका क्या रोल प्ले होता देखिए, है? रियल एस्टेट को चाहिए कि जितनी भी रियल एस्टेट एजेंट है उनको चाहिए कि जिस भी बिल्डर की बुकिंग करवाते हैं उसका मयार क्या है, वो किस लेवल तक उसके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन है और क्या एनओसीज हैं, फिर उसके बाद ही वो किसी पार्टी को दिलवाए। सही। क्योंकि इससे पहले अगर वो दिलवाएगा तो वो परचेजर को भी धोखा दे रहा है। सही। क्योंकि वो आपके पास अगर आ गए, आपको कमीशन दे रहा है, आपको कोई अमाउंट दे रहा है उस प्रॉपर्टी को दिलवाने की, तो फिर भी जो है उसके साथ आप वो धोखा कर रहे हो, उसको क्लियर पिक्चर नहीं बता रहे। ये वाली बातें तो सारी रियल एस्टेट नहीं सोचती ना, क्योंकि हम जितने भी रियल एस्टेट्स को देख रहे होते हैं वो तो अपना फ़ायदा सोचती हैं, और जिस तरीके से डीलिंग हो रही होती है उनका तो कहते हैं ना कि चीज़ ही इसी से चल रही होती है, रोज़गार ही इसी से चल रहा होता है। आपके बिल्डर अगर उसके पास पेपर वर्किंग पूरी नहीं है या उसके पास जो है वो वैलिड नहीं है तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी स्टेट एजेंट उधर वहाँ पर काम कर रहा होता है, लोगों को घर दिलवा रहा होता है, तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है उसी अंदाज में चल रही होती हैं। तो साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, ये सब कामों में अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं किसी अनजाने मैकेनिक से सही नहीं करवाऊंगा। मेरे अंदर एक डर रहेगा कि कोई चीज़ ना निकाल ले, कोई गलत ना बना दे, तो मैं जाऊंगा उस मैकेनिक के पास जिससे मैं सालों साल काम करवाता हूँ। मेरा एक एतमाद हो गया उस पर। तो इसी तरह हर कारोबार का एक एतमाद पे कारोबार चलता है कि आपको आप सोनार है, अब ये तो प्रॉपर्टी है, सोने की पहचान कैसे होगी? आम आदमी को कैसे होगी? सोनार ही पहचान सकता है। तो वो उसी जो है शॉप पे जाते हैं जहाँ पर वो सालों साल उनकी जो है वो गोल्ड की चीजें वो लेते रहे। फैमिली ज्वेलर जिसे फैमिली ज्वेलर्स है। इसी तरह डॉक्टर्स है, तो लोग जो है फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये सारी चीजें हर काम के अंदर है, सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, सारी चीज़ों में यही है कि आपको जिस पे एतमाद होगा आप उससे बिजनेस करेंगे। ठीक है। और अगर मैं नया नाज़माबाद की बात करूं, आप देख रहे हैं मेजॉरिटी जब वो लॉन्च हुआ, जब वो आया, तो मेजॉरिटी जो जितने भी लोग थे बड़ा उनका इंटरेस्ट डेवलप था वहाँ पर, और नया नाज़माबाद की तरफ आज भी मैं नाम सुन रही होती हूँ। तो वहाँ पर क्या स्कीम्स हैं, वहाँ पर किस तरीके से सारा प्रोसीजर चल रहा है, और लोग जो है वहाँ से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, नया नाज़ाबाद के अंदर इस वक्त 6 महीने के अंदर जो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की थी वो 90 लाख रुपए की हो गई। अच्छा। और रेट काफ़ी वहाँ पर बूम किए। और इसके अलावा आप देखें कि अभी उनके फ्लैट जो है वो हर बार अनाउंस करने जाते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन अगर फ्लैट का सिलसिला वहाँ चला तो तकरीबन उनके पास जो अभी फ्लैट की कैपेसिटी जो आने वाले वक्तों में बनाएंगे तो वो 16,000 फ्लैट हैं। 16,000 फ्लैट लॉन्च 16,000 फ्लैट हैं, और इसी तरह शॉप्स हैं। तो एक वो भी एक छोटा सा शहर आबाद हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक छोटी सिटी जैसे कि बहरिया टाउन एक अपने आप में एक शहर बन गया है। जी, जी, इस तरीके से नया नाज़माबाद भी अपने आप में एक शहर बन जाएगा। अब वक्त की जो है ना एक ज़रूरत बन गई है सोसाइटियाँ, बड़ी सोसाइटियाँ वक्त की ज़रूरत इसलिए बन गई हैं कि वहाँ पर जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो अलग हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ अलग हैं। हमारे कराची का इस वक्त इतना बुरा हाल हुआ है कि आप अगर केमाड़ी से लेकर आप सजानी तक जाएं तो आप ये देखेंगे आपको कहीं पे भी रेजिडेंशियल इलाके बहुत ही कम नज़र आएंगे। जो रेजिडेंशियल थे उसको अप्रूवल मिल गई, उसको कमर्शियल कर दिया गया। जो 60 फीट के रोड थे, 40 फीट के रोड थे, वहाँ शॉप्स खुल गई। अब उस वक्त खुल गई, उसके बाद अगर उस पर कोई प्रेशर देते हैं तो फिर वही चलते हुए कारोबार को ख़राब करना। तो शुरू से कोई प्लानिंग नहीं की गई,
शुरू से जो भी आया कराची के लिए उसने कोई बेहतर काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो है अपने ज़्यादातर जो है लोगों ने ना कोई ख्याल किया। यही वजह है कि आज कराची में जो है ना ट्रैफिक का निज़ाम जो है ख़राब हुआ है। कमर्शियल जगह जगह खुले हुए हैं, तो लोग अब तंग आ गए हैं। अब इसलिए लोग सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि उनको आना जाना बहुत दूर पड़ता है, लेकिन मजबूरी है। इसी तरीके से तो हमने देखा कि बड़ी तादाद लोगों की अब जो हम देख रहे हैं बहरिया टाउन की तरफ जा रही है, और बहरिया टाउन के अंदर ही वो लोग अब अपने तमाम सोसाइटीज की तरफ जा रही हैं लोग। लेकिन बहरिया टाउन का भी हमें मैंने देखा कि काफ़ी सोसाइटी बूम होने लगी है। हालांकि बहरिया टाउन पे एक शक भी है लोगों को, एक जो है वो टेंशन भी है वहाँ पर कि किस तरीके से आगे के मामलात होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ें हम सबके सामने हैं और केसेस जो चल रहे हैं वो तमाम चीज़ें भी बड़ी मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए जाते हैं और लोगों के लिए बड़ी टेंशन क्रिएट होती है। इस हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन। ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे थे बहरिया टाउन सोसाइटी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से कौन सी सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी इस वक्त बूम हुई हुई है और बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो हाई हुई हुई है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और शबीर भाई से मैंने यही सवाल किया था कि जिस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रही हूँ कि आवाम की जो है वो बहरिया टाउन की तरफ राग़िब हो रही है और वहाँ पर प्लॉट्स भी ले रही है, वहाँ पर घर भी ले रही है, कह रहे हैं ना, वहाँ पे फ्लैट्स की सूरत में बहुत सारी कंप्लीट सोसाइटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो उस हवाले से लोगों के माइंड में ये भी सवाल आते हैं कि उसके केसेस भी चल रहे हैं, मामलात कुछ और भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये भी रिस्क टेकिंग है। देखिए, पब्लिक जो है ना, एक तो जब वहाँ कोई इंटर होता है तो उसकी खूबसूरती को देखता है तो उसका दिल मलचाता है कि जो है ना हम यहाँ पर प्लॉट लें, हम यहाँ पर फ्लैट लें, खूबसूरती बनाई हुई। जहाँ तक केसेस के हवाले से बात है तो उनकी जो भी कोर्ट से डील हुई है, पब्लिक जो वहाँ ले रही है वो काफ़ी मुतमईन है। और पब्लिक जो साथ जो बिल्डर हैं लोग, वो वहाँ पर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं और नामवर बिल्डरों को मैंने देखा है कि वो अपनी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और रेट भी जो है काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों का एक एतमाद आ गया है। हालांकि बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में कोई एक पेपर पब्लिक के पास नहीं है, जो भी है वो प्राइवेट है। और जब इसकी लीज का मरहला अगर शुरू हो जाता है, अगर वो कर देते हैं, लोगों को लीज देना शुरू कर देते हैं, तो फिर लोग ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे और फिर रेट भी और ज़्यादा इसके बढ़ जाएंगे। तो जो लोगों के ज़हन में खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आगे देखें कहाँ तक ये मामला जाते हैं, कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। तो आप क्या देख रहे हैं? तो आने वाला वक्त बताता है। क्या देख रहे हैं आप? बहरिया टाउन को क्या बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, दूसरा शहर बनता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि वो तो अब तो जो है तकरीबन अंदर ही अंदर 30-35 किलोमीटर है। और हमारे यहाँ पर जो कराची में नॉर्मल जो सफ़र है, अगर आपको यहाँ से क्लिफ्टन जाना है तो 15 किलोमीटर, अगर आपको यहाँ से सरजानी जाना है तो भी 15-17 किलोमीटर। तो वो तो जो है वो खुद 30-35 किलोमीटर है। तो आपका पूरा शहर तो नहीं तो आधे के करीब तो पहुँच ही गया वो। बिल्कुल ऐसा ही है, और अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंदर एक नया लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड किया है, नई चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की हैं, बड़ा अट्रैक्टिव बनाया है। लोग वहाँ पे अट्रैक्शन के थ्रू आउट जा रहे हैं। उन्होंने यही किया ना कि कमर्शियल एरिया को कमर्शियल रखा। इसी तरह आप DHA ले ले डिफेंस में, उनके जो कमर्शियल एरियाज हैं वो कमर्शियल ही हैं। रोड पे जो बेंगलोर्स बने हैं उन्होंने कमर्शियल की अथॉरिटी दी नहीं है, तभी वहाँ लोग पसंद करते हैं, तभी वहाँ रेट बढ़ रहे हैं। तो जो कराची के साथ हुआ, जो कराची का हाल हुआ, वो तो मज़ीद बिगड़ता ही जा रहा है, ठीक होने पे नहीं है। तो आप नहीं समझते ये उस तर्ज का बनाया गया है कि कराची को इस तर्ज का बनना चाहिए था? मतलब ये वो नक्शा है, क्योंकि अगर हम रोड्स की बात करें, वहाँ पर कमर्शियल पट्टी की बात करें, या हम दीगर सोसाइटीज़ की बात करें वहाँ पर, क्योंकि कराची को इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए था और यहाँ के रोड्स भी वैसे ही बनने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बरसात की एक भी बूंद पड़ती है तो रोड ख़राब हो जाते हैं, पानी भर जाता है रोडों पर, वो जो है नदी नाले सब उबल के बाहर आ जाते हैं। वहाँ अगर आप देखें कि भारी क्वान्टिटी के अंदर भी अगर वहाँ पर जो है बारिश हो रही है तो वहाँ तो पता भी नहीं चलता। देखिए, वन मैन शो होता है ना जहाँ, और जो है मुखलिसी से काम होता है,
तो फिर वहाँ सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। अब जहाँ कराची की बात आती है तो वहाँ टोटल सियासी पार्टियाँ खड़ी हो जाती हैं कि हमारा है। तो फिर इस सिचुएशन में हर आदमी अपना किरदार दिखाएगा और खींचातानी होगी। किसी कपड़े को जब खींचा जाता है तो क्या होता है, फट जाता है। तो ये कराची के साथ हो रहा है कि खींचा जा रहा है कराची को, कोई कहाँ से खींच रहा है, कोई कहाँ से खींच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं, तो आपने जैसे कहा कि कराची को वो फिर लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, सारी पार्टीज खड़े हो जाते हैं, लेकिन ओन कोई नहीं करता। ओन कोई नहीं करता, काम करने के लिए कोई सही तरीके से तैयार नहीं है, कोई संजीदा नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम कराची के लिए काम करते हैं तो प्रैक्टिकल दिखाएं। बिल्कुल। क्या किया? सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक का निज़ाम जो है बदतर हुआ हुआ है, स्कूल्स का निज़ाम ख़राब है, यहाँ पर तालीम का निज़ाम का आता पता नहीं है, अस्पतालों का निज़ाम जो है वो इतना बदतर हुआ हुआ है। तो तमाम चीज़ें, किस शोबे में हम बेहतर हैं? कहीं पे भी इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ ऐसी जो है मतलब हर जगह जो है करप्शन है और हर जगह कुछ ना कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से जो है ना आवाम परेशान है। बिल्कुल। कराची को जिस तरीके से बयान किया जाता था कि रोशनियों का शहर नाम दिया जाता था, आज कहते हैं कि अंधेरों में डूब गया है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं बार बार टॉक शोज़ के अंदर भी और लोगों के सामने भी, और एक एक बंदे को अब पता है कि 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है जो है कराची, सिर्फ एक जो है सिटी आपकी, और उसका ये हाल है कि वही जो है वो तबाही के दहाने पर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सबसे पहले तो जो है ना आप ये देखें कि इस वक्त कहीं पे भी आप चले जाते हैं कराची में, किसी भी रोड पे जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आपको हर जगह ट्रैफिक जाम मिलता है। हर जगह जो है ना। अब ट्रैफिक एहलकार है, कितना ट्रैफिक को संभालें। अच्छा, फिर जो गाड़ियाँ पार्क की हुई होती हैं उनकी डबल पार्किंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उस पार्किंग होने की वजह से गाड़ियाँ चल नहीं पाती। अंडर बाईपास हमारे पास इंतहाई कम है। अगर ये सबसे ज़्यादा हो जाए तो ट्रैफिक बहुत ही संभल सकता है। काफ़ी जगहों पे ये था कि किसी दौर में काफ़ी वहाँ पर ट्रैफिक होता था, जिसकी वजह से जो है अब अंडर बाईपास बन गए तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये चीज़ें कुछ डेवलपमेंट होगी तो फिर लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। वरना आने वाले मुझे तो एक बात पे जो बड़ी हैरत हुई कि किसी ने कहा कि भाई एक गाड़ी में एक आदमी सफ़र करता है तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो ये एक अजीब बात है कि आप बाहर मुल्क में जाएं और आप किसी को ये कहें कि भाई एक गाड़ी में एक आदमी सफ़र ना करे तो वरना ट्रैफिक जाम होता है। आप रोड के निज़ाम आपको दुरुस्त नहीं करने और आप पब्लिक पे आ रहे कि एक आदमी एक गाड़ी जो है एक गाड़ी में एक आदमी ना बैठे। अजीब, मतलब वो फिलॉसफी लेकर आए ना कि अजीब सी फिलॉसफी है कि आप अपने निज़ाम को बेहतर नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है? ट्रैफिक सिग्नल्स। हमारे यहाँ जगह जगह आप देख लें सिग्नल्स ही ख़राब पड़े हुए हैं। कहीं भी जो है ना कोई भी बेहतर निज़ाम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो अगर हम दीगर छोटे एरियाज़ की तरफ अगर हम नज़रसानी करें, वहाँ पर देखें तो वहाँ 80 गज के प्लॉट, 60 गज की ज़मीनों के ऊपर जो है वो 3-3, 4-4 मंजिला जो है वो इमारतें खड़ी की हुई हैं। इन लोगों को एनओसी कौन दे देता है? देखिए, ये जो है इनको अगर ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन होती है तो ग्राउंड प्लस 3 बनाते हैं। फिर होता ये है कि SBC आती है और थोड़े चलते हैं और एक फ्लोर गिरा दिया जाता है। SBC तो बाद में आती है ना। पहले तो हम देखते हैं कि वो इमारतें इतनी मखदूश हो चुकी होती हैं क्योंकि उसमें मटेरियल भी ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा होता है और बनाने के लिए और उसको रेंट आउट करने के लिए, फिर लोगों की ज़िंदगी से खेला जाता है, फिर वो इमारतें गिर जाती हैं, फिर SBC को होश आता है कि भाई इनको NOC दी किसने। नहीं, ये तो पुरानी बिल्डिंग का ये हाल है ना। जो नई बनती है उसमें यही होता है कि ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन होती है तो ग्राउंड प्लस 3 बनाया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर थोड़े ऐसे बाद फिर बन जाती है। फिर इसके बाद फिर जो है वो कोई इदारा आता है तो देखता है उसमें फैमिली ले रही है, अब वो मजबूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद चौथा फ्लोर, फिर वही सिलसिला, फैमिली और कपड़े सुखा देना, भाई यहाँ पे फैमिली रह रही है, अब वो मजबूर। तो ये एक अजीब सिस्टम है। मतलब अगर आप उस बिल्डर की NIC कैंसिल कर दो जिस बिल्डर ने ये बनाया, फिर कैसे बनाएगा दूसरा प्रोजेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही, वो नहीं होगा। तो क्यों, कहाँ मसले आते हैं? क्यों नहीं कैंसिल होती? क्यों नहीं एक्शंस लिए जाते? नहीं लिए जाते, बस वो जो है फिर उसके बाद अगर कोर्ट मैटर भी होता है तो कोई सख्त कानून नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती। कानून अगर सख्त होगा तो या इम्प्लीमेंट होगा
तो ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन हमारी हुकूमत तो कहती है लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास इतने सख्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई फॉलो ही तो नहीं फिर करता, अमल या नहीं, तो इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग कमजोर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, फिर तो इम्प्लीमेंट बंद तो रहे ना। अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमने कानून जो हमारे सख्त हैं, सारी चीजें, तो फिर बंद कैसे रहे? ये रातों रात तो नहीं बनते है ना, ऐसे तो नहीं बन सकते, ऐसे तो इदारे बन नहीं मुलव्वस सकते। हैं तो ऐसे तो नहीं बन सकते, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो सारी चीजें कैसे बन जाती है? बिल्कुल। आज कहा जाता है कि कराची के अंदर 80,000 एकड़ जमीन पे कब्जा है और 80,000 एकड़ पे जो है ना इंक्रोचमेंट है, तो ये सब कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं तो आपकी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं नहीं, गलतियां हैं, कोताहियां भी हैं, रातों रात जिसको तो आपने देखा ही नहीं, रातों रात तो नहीं बनी, बिल्कुल बनने में काफी अर्सा लगा। तो आज हम बोलते हैं कि हमें पुराना कराची चाहिए, तो कैसे चाहिए? अब उस आवाम को क्या करें जिन्होंने पैसे दिए बिल्डरों को? बिल्कुल ऐसे ही। वो कहा जाए? आप अगर रोकते तो पहले रोक देते, आज आपने रोका नहीं, तो अब उस आवाम का क्या कसूर है? लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो आवाम के साथ ज्यादती हो रही होती है, क्योंकि वो तो पैसा दे के वहाँ पर उसने चीज ली होती है, लेकिन जब उसे निकाला जाता है और वो इमारतों को तोड़ा जाता है, फिर ना उसे मुतबादिल फराम किया जाता है, वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इसका एक हल निकल सकता है, वो ये है कि जिस इमारत को तोड़ा जाए तो आवाम को गवर्नमेंट पैसे दे, तो फिर हल सारे निकल आएंगे। गवर्नमेंट कहाँ से पैसे दे? गवर्नमेंट तो खुद तो मकरूज हुई है। फिर उनको एहसास होगा कि भाई अगर हमने कोई गलत प्रॉपर्टी बन गई और उसमें लोगों ने रिहाइश कर दी, पेमेंट दे दी, तो गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे खाली कराने पे, तो फिर सारे हल निकल आएंगे। वही वाली बात है ना, गवर्नमेंट तो खुद मकरूज तो है। जहाँ गलती थी तो हाँ। जो गलती करेगा तो सुधारेगा भी वही। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन गवर्नमेंट भी यही कहती है, हमारे जो जितने वज़रा वो भी ये कहते हैं कि इदारे मुलव्वस है, तो इदारों को कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है? भाई कई रजिस्ट्रार जो है वो करप्शन अगर करते हैं तो उनको जेल हो जाती है, ठीक है, उनकी जेल होने से जो करप्शन हुई उसका क्या? वो रिकवरी कहाँ से आई? वो रिकवरी कहाँ से होगी? या कोई अफसर करप्शन करता है, आप उसको जेल कर देते हो, आप उसको सजा दे देते हो, लेकिन जो उसने कर लिया वो रिटर्न कैसे होगा? बिल्कुल। तो फिर देखा जाता है कुछ केसेस खत्म हो जाते हैं, वो लोग बाहर आ जाते हैं। देखें तो हमारे पास कितने वज़राओं के ऊपर केसेस चल रहे हैं, कौन कौन से स्कैंडल्स चल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन रिकवरी कहाँ है? हमारे पास कुछ भी नहीं है रिकवरी। हम तो ये देखते हैं कि इस वक्त जितने भी काम हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, कोई भी काम मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इदारे में आप ये नहीं कह सकते कि इस इदारे में रिश्वत चलती ही नहीं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं है कि जिसमें कोई कह दे कि यहाँ इस इदारे में रिश्वत नहीं चलती। गवर्नमेंट इदारों में खास तौर पर आप तो बिल्कुल आप ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आपको ईमानदारी से कोई काम कर देगा। वहाँ तो पहले आप इदारों के अंदर जाएं तो इदारों का बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट हमें कहे कि आप हमें बताओ कहाँ रिश्वत चल रही है, हम एक्शन लेंगे, तो फिर बात समझ में भी आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, आवे का आवा ही जब मिला हुआ हो और बिगड़ा हुआ हो तो कौन इसको सुधारेगा? आप देखें, आवाम से भी जो है ना फर्द से माशरा है, और फर्द अगर माशरे में फर्द ठीक नहीं होंगे तो वहीं से लोग इक़्तिदार में आएंगे और वही लोग होंगे, जैसी आवाम होगी वैसे ही बादशाह होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ा अलमिया है। अगर हम इस पर जिक्र करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब आप रोडों की देख लें, रोडों की सूरत हाल, सड़कों के ठेके दिए जाते हैं, उसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ही टाइम के बाद वो सड़कें उखड़ने लग जाती हैं, गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, सड़कें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से लोग जब गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ पर ट्रक आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो सड़कें बैठ जाती हैं। काफ़ी ठेकेदारों का ये देखा गया है कि जिनको गवर्नमेंट ठेका देती है वो भी रो रहे होते हैं हमें पेमेंट नहीं मिली। ये भी है, ये भी एक अलग जो है मामला है। जाती कहाँ से? फंड्स रिलीज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ये अगर सिस्टम जितना कामों का है, जो भी डेवलपमेंट का काम है, जो हुकूमतें सियासतदानों के जरिए से कराती हैं, ये प्राइवेट लोगों से कराएं तो सियासत में आना ही लोग छोड़ देंगे। पैसा मिलेगा नहीं तो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें देखे, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि सारे खराब हैं, कुछ मुखलिस लोग भी हैं जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आगे जो है वो आ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो अपनी तशरीह नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे बुरे हमारे मुल्क में सब हैं। वही वाली बात है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना। अच्छे लोग हैं तो ये मुल्क चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वरना तो जो है कयामत कायम होने की जो निशानी है वो यही है कि आप
उस वक्त मुसलमान कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा, ये तमाम चीज़ें सूरत हाल तो नाज़रीन बड़ी वर्स्ट होती जा रही है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे होते कराची के इशूज़ के ऊपर, तो कराची के तो बेशुमार इशूज़ है जिसको हम हाईलाइट भी कर रहे होते हैं। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि जो कि नॉर्मल इश्यूज़ हैं, यानी पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं और क्या क्या नोयत के प्रोजेक्ट हैं, किस किस तर्ज के प्रोजेक्ट हैं और उसके अंदर आवाम को क्या करना चाहिए, आवाम के लिए क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और आवाम को अपना रोल कैसे अदा करना चाहिए, वो तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे थे। शबीर भाई, बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी आते कि मैंने देखा कि एक बड़ी इमारत तो खड़ी हो जाती है और इमारत खड़ी होने के बाद जो है जो बिल्डर होता है वो अपने नाम पर जो है वो लोगों को वहाँ पर रेंट आउट भी कर रहा होता है और चीज़ें भी दे रहा होता है, और जब उसकी सेल का टाइम आता है तो वो सेल नहीं हो रही होती, वो चीज़ें वहीं पर स्टॉप हो जाती है सारे प्रोसीजर। तो ये क्या चीज़ है? देखिए कुछ बिल्डिंगे जो है वो खारादार का इलाका है, भीमपुरे का इलाका है, वहाँ पर ये हुआ था कि पगड़ी की बिल्डिंग का नाम से बिल्डिंग थी वहाँ पर, जिसको पगड़ी का कहा जाता था कि पगड़ी के फ्लैट है। वो होता ये था कि बेसिकली कानूनी तौर पे वो रेंटल थे। अच्छा। लेकिन वो बेचारे खुद को तो ओनर ही समझते थे। अच्छा, वो अगर जो है उनको अगर रेंटल कहा जाए तो वो जब अपना फ्लैट सेल करते थे तो बिल्डर उनसे 25% 30% लेता था। तो अगर रेंटल थे तो वो क्यों लेता था? वो उसको कहते थे कि रसीद में चेंज करके आपको दे रहा हूँ, ओनरशिप आपकी तो चेंज ये करके तमाम दे रहा काम हूँ। रसीदों पे हो रहा होता था, पेपर टोटल रसीदों पे हो रहा था और टोटल इसकी प्राइवेट रसीदें थी और आज भी उसकी प्राइवेट रसीदें हैं। जो लोग अपने मकान को 22 लाख 25 लाख 30 लाख का समझ रहे थे कि पगड़ी का है 25% हम उसको दे देंगे बिल्डर को, वो इस वक्त जीरो पे खड़े हुए हैं और बिल्डर उससे खाली करवा रहा है। और उनके पास कोई श्योरिटी भी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कानूनी में जो है वो हुकूमत आके इसको गिरा भी सकती है। बिल्कुल कोई कानूनी पेपर नहीं है उनके पास कि वो बेचारे जाके जो है ना उस पर बात करें। तो ये लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कैसे कर लेते हैं? आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो जाता है? नहीं, ये तो बहुत पुराना, ये समझे कि जब पाकिस्तान बना था उसके बाद ये बिल्डिंगें बनी थी और पगड़ी पे दी गई। खारादार के इलाका है, आगराताज का इलाका है, इसके अलावा भीमपुरा का इलाका है। अब वो लोग काफ़ी परेशान हैं। अब उनके पास कानूनी तौर पे कोई उनकी सुनवाई के कोई पेपर नहीं है उनके पास। कानूनी तौर पे वो बिल्डर के रेंटल हैं, लेकिन पहले ये माना जाता था कि ये पगड़ी के फ्लैट हैं। अगर ये 1 करोड़ का फ्लैट है तो 20 लाख रुपए बिल्डर को देगा और 80 अपनी 1 करोड़ की चीज़ बेचेगा, 80 लाख रुपए लेके चला जाएगा, फिर वो किसी और को दे देगा। अच्छा। और काफ़ी लोग उसमें चेंज हो चुके। अच्छा, ऐसा हुआ है, प्रोसीजर चला है? जी, प्रोसीजर चला है, अच्छा खासा चला है। लेकिन अब 80% बिल्डर जो वहाँ के जो बिल्डर थे उन्होंने या तो बिल्डिंगें बेच दी दूसरों को, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया ये रेंटल है, खाली नहीं कर रहे, तो उनसे अब खाली कराया जा रहा है और 0% पे उनको बिल्कुल, यानी सारा नुकसान आवाम का, सारा नुकसान आवाम का हो रहा है। और ये जो बिल्डर ने सेल आउट किया, ये कैसे सेल आउट किया? क्योंकि लीज नहीं थी, जब चीजें प्रॉपर नहीं थी, पेपर वर्किंग प्रॉपर नहीं थी, फिर कैसे ये सेल? फिर बात वहीं आएगी इदारों पे कि उस वक्त इदारों ने देखा नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई कानूनी। लेकिन सबसे ज्यादा कसूर मैं आवाम का कहूँगा, क्योंकि आवाम जो है ना जब कोई चीज़ लेने जाती है तो आंखें बंद क्यों कर देती है? आवाम को दरअसल अवेयरनेस भी तो नहीं है ना इन तमाम चीज़ों के हवाले से। अब जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आउट लोगों को अवेयर, देखिए हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारी आवाम वकला से मशवरे नहीं लेती। और वकला हैं और वकला जो है वो मदद करने के लिए तैयार हैं। वकला थोड़ी सी फीस लेते हैं और उनको सारी चीज़ें जो है आवाम के लिए बड़े नुकसान से आपको बचा देते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब जो है अच्छे बुरे सब जगह लोग हैं, लेकिन अच्छे वकला हैं और वो लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं और उनके कहने पे लोग चलते हैं तो कानूनी तौर पर काफ़ी मजबूत रहते हैं। लेकिन लोग नहीं जाते, वकला के पास जाते ही नहीं है और पूछते ही नहीं है। जब कोई मसला दरपेश आता है उसके बाद जाते हैं।
लेकिन अगर ये बहुत पहले सारी मशवरा ले। मामलात ऐसे भी तो होते हैं शबीर भाई कि बहुत सारे लोग जो है वो ज़रा निचले तबके के होते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि ये केस जो है वो वकला के पास भी जा सकता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई अवेयर करने वाला नहीं होता। तो इन तमाम सूरत हाल में क्या करना चाहिए? बीच में तो काफ़ी अभी भी मैंने 2-3 पोस्टर ऐसे देखे कि वकला ने अपने इश्तिहार लगाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि फ्री मशवरा ले। जी और अब आवाम को और क्या चाहिए? बिल्कुल। जब वो फ्री मशवरा दे रहे हैं तो आपको मशवरा लेना चाहिए उनसे। शायद वकला के पास टाइम भी ज्यादा हो गया है, कह रहे हैं फ्री मशवरा दें, वरना मशवरा भी नहीं मिलता। नहीं ये नहीं है, वो एक वेलफेयर चला रहे हैं। बहुत से वकला जो है ऐसे हैं और इश्तिहार भी इस और मैंने बहुत से वकला को ये भी देखा है कि बहुत से वकला जो है वो ऐसे केसेस भी लड़ते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेलफेयर बनाई हुई है उन्होंने, कि जो आदमी कोई तकलीफ है, जो पैसे नहीं दे सकता या कुछ नहीं कर सकता, तो मुखैया गज़ात से वो अमाउंट लेके उसके केसेस को डील करते हैं। ये एक सवाबदीद भी काम करते हैं। और बहुत सारे सरकारी वकील भी होते हैं, बिल्कुल, वो लोग भी बिल्कुल, मशवरा देते हैं, वो लोग भी लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, लोगों को वहाँ पर बात करनी चाहिए, अपना मशवरा उनसे लेना चाहिए। इस वक्त लोग हर काम में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि अगर वकला से मशवरा लेंगे तो 80% काम गलत हो जाएंगे कि वो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वकला का इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। आप देखें जोड़िया बाजार के अंदर बिजनेस होता है, ठीक है, टोटल करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वो जो है 100 रुपए की कॉपी के ऊपर लिखा होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये कॉपी लेके, ये खाता लेके जब वो कोर्ट में जाएगा तो कौन सा कानूनी पेपर उस पर लगा हुआ है? कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, कोई चीज नहीं है। आप उसको अगर रसीदें, थोड़ा बहुत ये होता है कि आप उसको रसीदों से थोड़ा टेकल कर सकते हो, फिर भी एविडेंस चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो ना हमारे यहाँ बिजनेस प्रॉपर हो रहा है। अच्छा, ज्यादातर बिजनेस कैश पे होता है, चेक पे हो तो आपके पास एविडेंस बैंक का हो। बात है ना कि अंधा एतमाद चल रहा है। टोटल 80% मैं कह रहा हूँ कि 80% लोग बिजनेस ही प्रॉपर कानूनी तौर पे नहीं कर रहे। जब फंस जाते हैं, जब मसाइल में आते हैं तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो आप नहीं समझते कि ऐसा लॉ आना चाहिए या ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि लोगों को उस पर आमादा किया जाए? कानून तो आया, लोग इम्प्लीमेंट नहीं, लोग खुद अमल नहीं कर रहे ना। कानून तो है हमारे इधर। अगर आप किसी को अमाउंट देते हैं तो आप उससे एग्रीमेंट बनाए, प्रॉपर आप उससे जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए, उस एग्रीमेंट की सुनवाई तो है ना फिर कोर्ट में। अगर कुछ भी नहीं होगा और एक 100 रुपए की कॉपी के अंदर आपके करोड़ों रुपए लिखे होते हैं तो कैसे होगा? गोल्ड की मार्केट के अंदर, होलसेल मार्केट के अंदर उनका जो विजिटिंग कार्ड होता है उसके पीछे वो करोड़ों रुपए का गोल्ड लिख के दे देते हैं, ये है आपका हिसाब। तो उसकी क्या वक़्त है? तो मतलब आवाम और जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि मिडिल मैन का जो किरदार है, जो इदारों की सूरत में आ रहा है, वो हट जाए और आवाम और जो लोग हैं बिजनेसमैन, मतलब टोटल 80% काम एतमाद पे हो रहा है, अंधा एतमाद। कोई उसकी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और लोग फंसते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, फिर बाद में जाते हैं जब फंसते हैं तो। और फिर बाद में यही कहते हैं कि जो है ना कोर्ट में तो केसेस लंबे चलते रहते हैं क्योंकि आपके पास वजाहतें नहीं होती। वजाहत ही नहीं होती। अगर चेक हो तो आपके पास सबूत आ सकता है, या कोई पेपर वर्किंग आपकी हो तो सबूत आ सकता है। तो कोई पेपर वर्किंग नहीं है, सारा काम एतमाद पे। यही वजह है कि ये मार्केटों के अंदर लोग डिफॉल्टर होते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि कोई पेपर वर्किंग ही नहीं है। तो पेपर वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज़ें ऐसी अपनानी चाहिए? लोगों को ऐसी क्या अवेयरनेस हम दें कि भाई पेपर वर्किंग की तरफ आप जाएं, क्योंकि ये सबसे पहला आपका जो है टूल होना चाहिए कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए या कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए। देखिए, एक मोटरसाइकिल मार्केट में बिकती है जिसकी कीमत 60 से 65 हज़ार रुपये। उसके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर उसके पेपर बनते हैं। अगर वो खो जाती है तो पेपर के जरिए से उसको ढूंढा जाता है। अगर पेपर ना हो तो उसको ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जब 65,000 की चीज के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो करोड़ों रुपए का जो बिजनेस होता है उस पर कोई पेपर वर्किंग नहीं होती, तभी परेशानी होती है। मसाइल आते हैं, जब कोई धोखाधड़ी होती है तो ये होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? देखिए, इसका सॉल्यूशन तो ये है कि अब एक चीज बिगड़ चुकी है, कोई धागा उलझ जाता है तो उसको सुलझाना जो है मुश्किल होता है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तरीके से अगर काम करेंगे, पेपर वर्किंग से करेंगे तो सुकून में रहेंगे।
अब इस वक्त तो ऐसा हो गया है कि आप अगर किसी से कोई बिजनेस करते हो या कोई दाल चावल का बिजनेस कर रहा है या कोई गोल्ड का बिजनेस कर रहा है, आप उसके पास जाओ, भाई मैं आपको ये गोल्ड दे रहा हूँ और मैं जो है ना प्रॉपर एग्रीमेंट बनाऊंगा, तो वो उसको सामने जवाब ये देगा मैं आपसे बिजनेस ही नहीं करता। अच्छा। हमारा तो बिजनेस इस तरह चलता है। अब क्या करें? तो पूरा आवे का आवा बिगड़ चुका है, उसको सुधारने में अब वक्त और लगे। बाद में मुश्किलात भी इन्हीं लोगों को फेस करनी पड़ती है, परेशानी में भी ये लोग ही मुब्तला बिल्कुल। होते हैं और फिर कसूरवार कहते हैं, इदारे कसूरवार हैं, हमारा निज़ाम कसूरवार है। निज़ाम बेशक हमारा थोड़ा सा अपग्रेडेड नहीं है या बेहतर नहीं है, लेकिन कसूर आप लोगों का भी बराबर का है, अवाम का भी बराबर का कसूर है, क्योंकि अवाम जब बेवकूफ़ी दिखाती है तो ही आगे मुश्किलात में आती है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पेपर वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर वर्किंग को मद्देनजर रखते हुए तमाम काम करने चाहिए, तो हमारी अवाम को तो यही नहीं पता होता पेपर वर्किंग करानी कैसे। देखिए ये आवाम के साथ यही होता है कि ये वोट दे देती है, फिर जिसको वोट देती है उसी को गालियां कोसती देती है कि भाई ये जो है ना ठीक नहीं था। तो गलत, कई गलतियां हैं आवाम की, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आवाम जो है ना वो गलत डिसीजन लेती है जिसकी वजह से परेशानी है। किसी हाल में खुश नहीं है, वो बिजनेस में भी गलत करती है, वो अपने कारोबार में भी जो है ना वो सही देखभाल के नहीं करती। और मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कवानीन शरीयत के अंदर बिजनेस के हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी शरीयत के अंदर बिजनेस का कोई कवानीन नहीं है, सब है, लेकिन ना कोई उलमा इकराम से राब्ता करता है ना जाते हैं। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो आप जाते ही नहीं हो। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में ये कानून लाजिम कर दिया था कि इस हमारे बाजार के अंदर वही शख्स बिजनेस कर सकता है जो दीन का फ़कीह हो, यानी दीन का आलिम हो, बिजनेस को समझता हो, मसाइल को समझता हो, वो हमारे यहाँ के कारोबार करे, अदरवाइज किसी को परमिशन नहीं थी। अच्छा। अब आप मुझे बताएं, आज तो हम तालिब इल्म भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो आलिम तो दूर की बात है। तो हम शरीयत से दूर हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कारोबार और बिजनेस का तरीका सिखाया है वो हम पढ़ते ही नहीं है। हम अगयार पे चल रहे हैं, हम अपने नबी पे नहीं चल रहे। हम अपने नबी की सुन्नत पे, अगर अपने नबी के बताए हुए बिजनेस पे, अपने नबी के बताए हुए कारोबारी तरीक़ों से कारोबार करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। सही। तो ये जो नुकसान हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं कि हमें इतनी बड़ी नेमत मिली और जिसको हम अवेल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही है, नाशुक्रापन हमारे खुद के अंदर भी है, कोताहियाँ हमारी खुद की हैं, आवाम की भी कोताहियाँ हैं। यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है, तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोग को अवेयर कर सकें, जो कोताहियाँ आप लोग ज़िंदगी के अंदर जो है वो दोहरा चुके हैं उसको बार बार दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं तो वो आपके लिए बड़ा सबक होता है। तो उसको हासिल करना जो है आपकी मेन जो है वो कहते हैं ना ताकत होती है और उसी से आप लोग नई नई चीज़ें जो है वो फिर सीखते हैं और आगे जो है वो गलती नहीं दोहराते। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।